हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर। तो यहाँ पर मैं आपको आज 10th क्लास की साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपका पूरा का पूरा साइंस सिलेबस हम कवर करेंगे 10th क्लास का। तो इसमें आप सबको पहले मैं एग्जाम पैटर्न बता दूँ। आप सबको मालूम है कि 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। तो आप सभी को मालूम है अभी तक क्या होता था कि इस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता था और 70 मार्क्स का एग्जाम होता था। तो इसमें 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट तो अभी भी रहेगा, लेकिन जो ये 70 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता था इसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए। चेंजेस ये लाए गए हैं कि इसको 50 और 20 में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। अब 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपका ओएमआर सीट दी जाएगी अब की बार, और उसमें ओएमआर सीट में क्या होता है कि ऐसे एक ओएमआर होती है और उसमें 4 गोले दिए होते हैं। उन चारों गोलों में से ए बी ऐसे मार्क किया होता है, ए बी सी डी, और जो ऑप्शन आपका सही हो आप उसको ब्लैक या ब्लू पेन से भरते हैं। ठीक है, तो ये इस बेस पे भी 20 क्वेश्चन अब की बार आएंगे। एग्जाम पैटर्न में ये चेंज लाया गया है। बाकी 50 मार्क्स का जैसा आपका पेपर होता था वैसे ही पेपर बनेगा। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिए। एग्जाम पैटर्न अगर आपको क्लियर होगा तो आप अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे कि आप एग्जाम के टाइम पर किन क्वेश्चंस को कितने टाइम में अटेम्प्ट करें। तो हम लोग साइंस, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइंस आप जानते हो कि आपका जो साइंस का सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री दिया होता है, हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है और फिर बायो होता है। तो ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन हम अभी फिजिक्स पे ध्यान देंगे और फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको क्लियर होना चाहिए कितने सब्जेक्ट, कितने आपको इसमें लेसन्स पढ़ने हैं, कितनी यूनिट्स पढ़नी हैं। तो 10th क्लास में आपको फिजिक्स में केवल और केवल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला आपका है प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दूसरा आपका है मानव नेत्र। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपका लॉन्ग भी देखने को मिलता है, शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस हैं और एमसीक्यू भी इससे बनेंगे। थर्ड आपका चैप्टर है विद्युत। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स, ओम का नियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें कुछ नियम दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये नियम हो गया। उसके अलावा इसमें मोटर और जनित्र, जनरेटर, ये दोनों लॉन्ग में आते हैं। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फिजिक्स का आपका यही 4 चैप्टर है। हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज हम प्रकाश से स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश में हम लोग सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश की डेफिनेशन के साथ में हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। प्रकाश में आपने 8th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, फिर 10th में पढ़ रहे हैं, फिर आप 12th में भी आप पढ़ोगे प्रकाश चैप्टर। यानी आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। तो प्रकाश की एक पहले हम सटीक डेफिनेशन पे अपनी चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन लिखते हैं और उन्हीं डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। बहुत लोग बहुत जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं। 3 डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कौन सी लिखनी है। बहुत लोग बहुत जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सोशल साइंस और साइंस दोनों में डिफरेंस है। वो एक जनरल सब्जेक्ट है सोशल साइंस। साइंस में आपको स्पेसिफिक टर्म्स लिखने होते हैं, साइंटिफिक डेफिनेशन देनी होती है। तो आप अच्छी डेफिनेशन जिसमें साइंटिफिक टर्म भी यूज हुए हो, ऐसी डेफिनेशन लिए, एग्जामिनर आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करता है साइंस के पेपर में। साइंस 8th क्लास में जैसे परिभाषा दी हुई थी कि साइंस एक मतलब प्रकाश एक भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। तो ये गलत डेफिनेशन नहीं है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन ये 8th क्लास के लेवल की है, आपके लेवल की नहीं है। प्रकाश एक भौतिक साधन है
जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। आपसे एग्जामिनर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इतनी जनरल डेफिनेशन लिखते हैं जो दूसरे लोग भी जानते हो जो पढ़ते ही नहीं, तो आप थोड़ा इसमें ऐड ऑन करें। 10th क्लास में जो ज़्यादातर बुक्स में डेफिनेशन दी है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, तो ये भी एक बहुत मतलब इसमें साइंटिफिक टर्म्स बहुत ज़्यादा मिसिंग है, तो ये भी आप कंप्लीट डेफिनेशन हम इसको नहीं मानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो इसमें डेफिनेशन होनी क्या चाहिए ये मैं आपको बताऊँ। इसमें आपकी डेफिनेशन में कई चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। एक तो ये है कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। हम अपनी डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट करेंगे, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और आप उसमें अब आगे बढ़ा सकते हो कि ये एक ऊर्जा का विरूप है, भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुएं देख सकते हैं जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। तो हमने इसमें बताया कि 2-3 चीज़ें बताई। एक तो प्रकाश एक विकिरण है, ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य पे हमने चर्चा की। और जो कि होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद हमने इसकी चाल भी देखी जो कि निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये परिभाषा हो जाएगी एक प्रकार की जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है। इसमें आप देखोगे साइंटिफिक टर्म्स भी हैं और बहुत एक्यूरेट और बहुत सटीक परिभाषा है। इसमें जो टर्म आए हैं कि विकिरण क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ठीक है, और चाल तो खैर आप समझते ही हैं। तो विकिरण क्या होता है, आप देखते हो कि हमारा जो सन है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लेकिन जब प्रकाश आता है, सनलाइट्स आती हैं, तो हमारी पृथ्वी गर्म होना स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ से यहाँ आ रही, सिर्फ प्रकाश आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी हीट होना स्टार्ट हो रही है। यही जो प्रोसेस है इसी को हम विकिरण बोलते हैं। आप ठंडक में आग के पास जाते हो, अपने हाथ आग के सामने ले जाते हो, लेकिन आग से दूर रखते हो, उसके बाद भी आपके हाथ जो होते हैं गर्म हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। अब इसको आप प्रकाश की चलने की दिशा वगैरह से कन्फर्म मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा कि प्रकाश ऐसे घूम घूम के चलता है, घूम घूम के नहीं चलता। ये उसकी तरंग होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और यही जो इसकी लेंथ होती है इसी को वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब ये और भी चीज़ों की होती है, जैसे साउंड की होती है, ध्वनि की। तो ध्वनि की वेवलेंथ इससे ज़्यादा होती है, इससे बड़ी होती है प्रकाश से। यही कारण है कि अगर कोई दीवार है तो लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाती और दूसरी तरफ लाइट नहीं पहुंचती, प्रकाश नहीं पहुंचता। लेकिन अगर कोई दीवार है तो साउंड वेव जो होती है या ध्वनि की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो उसको क्रॉस कर जाती है ऐसे, क्योंकि इतनी बड़ी होती है तो उधर खड़ा व्यक्ति भी इधर की आवाज़ सुन लेता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ी होती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी घट जाएगी और वो ज़्यादा दूरी भी कवर नहीं कर पाएगी। यही रीज़न है कि जब बरसात में बिजली कड़कती है तो लाइट पहले आती है और साउंड बाद में आता है, उसकी आवाज़ बाद में आती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य लंबी है और स्पीड कम होती है, साउंड की स्पीड कम होती है। लाइट की स्पीड इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तरंग दैर्घ्य भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम प्रकाश की परिभाषा को जान चुके हैं। आपको बोर्ड में यही परिभाषा लिखनी है। एक बार हम उसका समरी आपको फिर से बता देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हमने आपको ये भी बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया था, वो ये है कि निर्वात क्या होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा वायु के बहुत सारे पर्यायवाची, तो उसमें एक आता है वात, या आप कई कविताओं में भी पढ़ते हैं मलय वात, है ना। तो वात क्या होता है? वात मतलब वायु,
और निर्वात निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु भी ना हो, ऐसा माध्यम जहाँ पर वायु भी ना हो। आप जानते हैं कि जब सन से अर्थ तक लाइट आती है, हमारे हमारे सूरज से पृथ्वी तक जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो बीच में ऐसा भी माध्यम आता है जहाँ पर वायु भी नहीं होती, लेकिन प्रकाश ऐसे माध्यम में भी चल सकता है। ठीक है, तो उसी माध्यम को निर्वात बोलते हैं। अब उसकी अगर हम चाल देखेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप भीड़ वाले इलाके से दौड़ो तो आपकी स्पीड घट जाएगी, जबकि अगर कोई भी ना हो तो आप तेजी से दौड़ पाओगे। ऐसे ही प्रकाश के साथ भी होता है, अगर वायु के कण हैं तो प्रकाश की चाल कुछ घट जाती है, जबकि निर्वात होता है जब जब वायु भी नहीं होती तो उसकी चाल बढ़ जाती है और मैक्सिमम होती है। इसीलिए हम लोग निर्वात में ही प्रकाश की चाल को मेजर करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं और कई बार लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। आपका कंप्लीट आंसर तब नहीं होता जब आप प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन लिख देते हो। आपका कंप्लीट आंसर तब होता है जब आप इसका डायग्राम भी बनाते हो, और अगर लॉन्ग में आया है तो कम से कम प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखे हैं। तो परावर्तन होता क्या है, हम पहले इसको समझेंगे, फिर इसका हम आपको समरी बताएंगे जो आप इसके साथ में हिंदी में लिखेंगे। तो जब भी प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से चलता है और किसी ऐसे माध्यम के तल से टकराता है जिसके वो पार में नहीं जा सकता, दूसरी ओर नहीं जा सकता, तो उसका अधिकांश भाग उसके पहले माध्यम में वापस आ जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हो कि ये प्रकाश की एक किरण है जो कि प्रकाश स्रोत यानी सन से आ रही है, सूरज से आ रही है। उसके बाद एक परावर्तक तल यानी ऐसा माध्यम जिसके दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा सकता, अपारगामी माध्यम है, उससे टकरा के उसका अधिकांश भाग क्या हो रहा है, अपने पहले वाले माध्यम में वापस आ रहा है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक ही किरण नहीं होती, किरण पुंज होता है, लेकिन हमने समझने के लिए आपको आसान रहे इसलिए हमने एक ही किरण बनाई है। आपको भी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। इसके अब हम देख रहे हैं कि वो किरणें भी होती हैं जो प्रकाश स्रोत से तल पर आती हैं, उन किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं या आपतित किरणें कहते हैं। आपतित किरणें क्या होती हैं? वो किरणें जो प्रकाश स्रोत से परावर्तन तल पर आती हैं, परावर्तक तल पर आती हैं। फिर परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात जो किरणें वापस जाती हैं उनको हम परावर्तित किरणें कहते हैं। तो परावर्तन के पश्चात जो किरणें, वही आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित परावर्तित किरणें बन जाती हैं, क्योंकि वो उनका परावर्तन हो चुका होता है। और इसके मध्य में हम एक कल्पना करते हैं, ये वास्तव में नहीं होती, हम कल्पना करते हैं, उसको अभिलंब बोलते हैं। अब आप देख रहे हो कि इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि अपवर्तन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसका नाम है परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। तो ये आपका कंप्लीट एक चित्र हुआ और समरी यही हुई कि जब प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम से टकराती हैं जिनके दूसरी ओर नहीं जा सकती, तो उनका अधिकांश भाग अपने पहले वाले माध्यम में वापस आ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को हम आपतित किरणें कहते हैं तथा परावर्तन के पश्चात यही किरणें परावर्तित किरणें बन जाती हैं। फिर हमने देखा कि इनके मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको अभिलंब कहा जाता है, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश का परावर्तन। इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे का जो टॉपिक है हमारा कि परावर्तन के नियम क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। तो परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला ये कि आप देख रहे हो आपतित किरण, और दूसरा आप देख रहे हो परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीन चीज़ें जो होती हैं, यानी हमारी आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है कि अपवर्तन कोण तथा परावर्तन कोण, इनका मान हमेशा बराबर रहता है। आपतन कोण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, ये हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, आई बराबर आर। तो ये हमारा हुआ प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो इसी के साथ हम आज अपना ये वीडियो खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे जब हम प्रकाश के परावर्तन के बाद में आप दर्पण आपको पढ़ाएंगे कि दर्पण क्या होते हैं, फिर गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि परावर्तन से ही वो रिलेटेड है। आज के लिए आपका एक क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं, वो ये है कि आप प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम, इन सबको अच्छे से रिवाइज करिए, अपनी कॉपी पे लिखिए और याद करिए, और ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम में कब कब ये क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। उसके अलावा आप आगे की चीज़ें भी रिवाइज करें, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कोई भी वस्तु इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि जो चंद्रमा होता है वो इतना चमकता क्यों है, जबकि उसकी खुद का प्रकाश नहीं होता है। वहाँ पे सूरज का प्रकाश जाता है, उसकी किरणें जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक आती हैं। उसी की वजह से जो चंद्रमा होता है वो चमकता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण है, एक दो आप लोग अच्छे से अपनी बुक से देखें या अपने आप सोचें। उसके बाद हम अगली वीडियो में भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।